एजेस वाले क्वेश्चन में एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपसे प्रेजेंट एज ही पूछी जाएगी। 99% क्वेश्चंस जो एजेस के आते हैं उसमें आपसे प्रेजेंट एज पूछी जाती है। तो आप जब भी कंसीडर करेंगे किसी की एज को, तो प्रेजेंट एज कंसीडर करेंगे, कभी भी 10 साल पहले की एज कंसीडर नहीं करेंगे ना बाद की। एक्स एंड वाई वॉट एवर वेरिएबल, विच एवर वेरिएबल यू आर यूजिंग, आप उसे प्रेजेंट एज कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। मैंने बताया था कि मोस्टली क्वेश्चंस में हम जब एक्स और वाई या कुछ भी कंसीडर करते हैं तो वो जो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में जिसकी भी बात हो रही है उसको एक्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है मैन की और उसके बेटे की एज की, तो हम बेटे की एज को एक्स कंसीडर कर लेते हैं। अगर बेटे की एज एक्स है तो मैन की एज कितनी होगी, आप लोग ही बताइए। अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मीन्स अगर बेटे की एज एक्स है तो सन मैन की एज कितनी होगी। यस अर्चित, आप भी बताओ। काव्यांश, अगर एक आदमी की उम्र, नो काव्यांश, वो तो 3 साल, 3 इयर्स मोर देन हो जाएगी। अ मैन्स एज इज 3 इयर्स मोर देन नहीं बोला है, 3 टाइम्स बोला है। टाइम्स का मतलब क्या होता है खुद ही बताओ। यस कशिका। काव्यांश, टाइम्स का मतलब यस मल्टीप्लाई करनी है, तो मैंस की एज क्या हो जाएगी, मैंस एज वुड बी 3x। ऑल्सो लॉजिकली एक पापा अपने बेटे से 3 इयर्स ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, इट्स काइंड इम्पॉसिबल कि x+3 से ही पता चल रहा है कि ये पॉसिबल तो नहीं होगा कि बेटे की एज सपोज करो 12 इयर्स है तो पापा 15 इयर्स के, नॉट पॉसिबल। सो हमने कंसीडर कर लिया बेटे की एज x इयर्स है, तो फादर की एज हो गई 3x इयर्स। अब बात कर रहे हैं वो जो सिचुएशन दी है वो है 10 इयर्स अगो की, मीन्स पास्ट की। 10 इयर्स अगो बेटे की एज कितनी होगी, अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो बेटे की एज 10 इयर्स अगो कितनी होगी। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो, खुद ही बता सकते हो कैलकुलेट करके। अगर अभी x इयर्स है तो 10 इयर्स अगो उसकी एज क्या रही होगी। हाँ, दैट इज फादर्स की एज। काव्यांश, जो आपने लिखी है वो फादर की एज होगी 10 इयर्स अगो। बेटे की एज क्या होगी 10 इयर्स अगो। अगो अर्चित, अगो। यस कशिका, बेटे की एज होगी x-10, हम उसकी प्रेजेंट एज में से 10 इयर्स लेस कर देंगे क्योंकि हम 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। आप अपने ऊपर ही लगाकर देखो, अगर आप अपनी प्रेजेंट एज को माइंड में रख के सोचो कि हमारी 10 साल पहले एज क्या थी, तो आप क्या करोगे, 10 इयर्स माइनस कर दोगे। तो सेम थिंग, पहले उन्होंने सिचुएशन दिया 10 इयर्स अगो की, तो हम क्या करेंगे, दोनों की एजेस में से 10 10 इयर्स माइनस कर लेंगे। बेटे की एज हो जाएगी x-10 इयर्स, 10 इयर्स अगो, एंड फादर की एज हो जाएगी 3x-10 इयर्स, ये भी 10 इयर्स अगो की एज है। अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो 10 इयर्स अगो की एज पे होगी क्योंकि उसने सिचुएशन 10 इयर्स अगो वाली दी है, प्रेजेंट एजेस के ऊपर नहीं दी है। तो 10 इयर्स अगो उसने क्या बोला, जो बेटा है, जो फादर है, वो बेटे की एज का 5 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, father was 5 times his son's age, means father की 10 इयर्स वाली एज, दिस वन was is will be सबका मतलब इक्वल्स टू होता है, तो इक्वल्स टू 5 टाइम्स का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है, हिज सन्स एज, उसकी सन की एज जो 10 साल पहले थी, दैट इज x-10। सो फादर was 5 टाइम्स हिज सन्स एज। गॉट इट, समझ में आ गया इक्वेशन कैसे फॉर्म की है। प्लीज कंफ्यूजन है किसी को तो प्लीज अभी पूछ लो। फादर वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, जो सेंटेंस में लिखा है उसी को हमने मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा है, डेट्स इट। फादर की 10, उसमें 10 इयर्स अगो की बात करी है तो हमने फादर की भी 10 इयर्स अगो की एज ली, बेटे की भी 10 इयर्स अगो की एज ली, और उसने बोला फादर वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। आप अगर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही उससे पता चल जाएगा सिचुएशन क्या बननी है। बताओ इसमें अर्चित कौन सा स्टेप समझ नहीं आया। पहला स्टेप समझ आ गया कि बेटे की एज x इयर्स है और फादर की एज 3x इयर्स है, यस और नो।
हमने बेटे की एज को एक्स कंसीडर किया। ओके कशिका श्योर। ठीक है, x-10, फादर की एज क्या हो जाएगी अर्चित तुम बताओ। फादर की एज अगर 3x थी तो 10 years अगो उसकी एज क्या हो जाएगी 3x-10? यस और नो? ओके क्या वंश, अभी हम चेक करते हैं। नो, मैं पूरा ही बता रहा हूँ। उसके बाद में व्हाट दे सेड कि 10 years अगो जो फादर की एज थी, 10 years अगो फादर की एज क्या थी 3x-10, वो किसके इक्वल थी 5 times ऑफ सन्स एज। अब 5 times का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करनी है, किसकी मल्टीप्लाई करनी है सन की एज। सन की एज कितनी है 10 years अगो x-10, तो 3x-10 इक्वल्स टू 5 times x-10। इससे हमें ये इक्वेशन मिली 5 × x-10। अभी आया समझ में? आप सेंटेंस को देखो, फादर वॉज 5 times सन्स एज, इसी को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है कि आपको इक्वेशन इसकी यूज करके बनानी है, तो आप बस वही करो। 10 years अगो की बात हो रही है तो हम इन्हीं एजेस को कंसीडर करेंगे अब, नॉट दीज वन। तो उन्होंने बोला 10 years अगो फादर की जो एज थी मीन्स 3x-10, वो इक्वल थी। वॉज का मतलब इक्वल ही होता है, वॉज इज विल बी सब इक्वल टू के इक्वल मतलब होता है उसका। 5 times, 5 times मीन्स 5 से मल्टीप्लाइड होगी किसके सन की एज के। सन की एज क्या है x-10, दैट्स इट। तो उससे ये इक्वेशन बनी है। एनी डाउट? अब बताओ। कशिका क्लियर? ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजिली। काव्यांश ने बताया आंसर 20 है, चलो देखते हैं आंसर 20 है या नहीं। इसको सॉल्व करते हैं, इजी इक्वेशन है। 3x-10, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट्स में, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50। एक्स वाले एक तरफ ले जाते हैं 3x-5x, और बिना एक्स वाले एक तरफ ले आए, ये -10 तो इधर आकर +10 हो गया। 3x-5x -2x हुआ, -50 + 10 -40 हुआ। दोनों साइड्स को -2 से डिवाइड कर लिया, या कह सकते हैं -2 इधर x के साथ में मल्टीप्लाइड था तो दूसरी साइड में आकर डिवाइजर बन गया। कैंसिल आउट करा तो x की वैल्यू आई 20। तो ये तो हो गई सन की एज, हमें बतानी है सन और फादर दोनों की प्रेजेंट एज। तो सन की एज अगर 20 है तो फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी? प्रेजेंट एज पूछी है, हमने एक्स को ही कंसीडर किया था सन की प्रेजेंट एज, तो वो 20 years आ गई। फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी बताइए? यस, फादर की प्रेजेंट एज होगी 60 years, क्योंकि 3 times है। फादर की प्रेजेंट एज 3 times ऑफ एक्स है, दैट इज 60 years। So present ages of the son, present age of the son is 20 years and present age of the father is 3 times of 20 years, that is 60 years। सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये। स्टिल कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो प्लीज पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही, सारे मैंने एजेस के ही रखे हैं आज क्वेश्चंस। फिर उसके बाद में मैं थोड़े से डिफरेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चंस रखूंगा। ओके, so let's move to next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। जब भी रेशियो आ जाएगा, आई टोल्ड यू, जब भी रेशियो दिया होगा आप उन चीजों को बस एक्स के साथ में कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर हारून, राहुल और हारून की एजेस का रेशियो 5:7 दिया है, तो राहुल की एज हो जाएगी 5x जो हम कंसीडर करेंगे, और हारून की एज को हम कंसीडर करेंगे 7x, प्रेजेंट एजेस को। उन्होंने बोला एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7, तो हम राहुल की एज को 5x कंसीडर कर लेंगे और हारून की एज को 7x। ये आपको पता होगा
कि जब भी रेशियो में दिया होता है तो हम सिर्फ उसके साथ में एक्स ले लेते हैं एज अ कॉमन मल्टीपल। So present age of Rahul and Harun be 5x and 7x. Now 4 years later की बात कर रहे हैं। लेटर का मतलब क्या होगा बताओ? 4 years लेटर राहुल की एज कितनी होगी? 4 years लेटर राहुल की एज अगर हमने अभी 5x कंसिडर किया है तो 4 years लेटर राहुल की एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज 5x। यस कशिका, यस अर्चित। काव्यांश तुम भी बताओ। प्रेजेंट एज अगर 5x है, 5x+x या 5x+4? काव्यांश, आई एम श्योर आप 4 लिखना चाह रहे थे। 5x+4, हम उनकी प्रेजेंट एज में 4 ऐड कर देंगे। तो 4 years बाद की बात हो रही है तो हम दोनों की एजेस में 4 4 years ऐड कर देते हैं। राहुल की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज में 4 years और ज्यादा हो जाएंगे, और हारून की एज में भी प्रेजेंट एज में 4 years ज्यादा हो जाएंगे। नाउ कंडीशन क्या दी है कि 4 years लेटर उनकी दोनों एजेस का सम, मींस इन दोनों की एजेस को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 56 years के इक्वल होगा। मींस 5x+4 को अगर 7x+4 से ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 56, सम ऑफ देयर एजेस। तो हमने दोनों की एजेस को ऐड कर लिया और इक्वल्स टू में रख दिया 56। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के एजेस को 4 years वाली बाद वाली एजेस को ऐड करने पर आंसर 56 आता है। तो 5x+7x कितना हो जाएगा? 12x। 4+4 हो जाएगा 8। 8 को आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे मूव करोगे, ट्रांसपोज करोगे, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 56 - 8 दैट गिव्स अस 48, और x की वैल्यू आ गई 4। बट हमें x की वैल्यू नहीं, हमें राहुल और हारून की एज पता करनी है। राहुल की एज 5 टाइम्स ऑफ एक्स है, तो कितनी हो जाएगी? राहुल की एज कितनी होगी बताइए? 5x की वैल्यू 4 है तो राहुल की एज हो जाएगी यस 20 years, एंड हारून की एज हो जाएगी कितनी? 7 4 28। इसको आप चेक करके भी देख सकते हो कि लेट्स सी दोनों की एजेस का जो रेशियो है क्या वो 5:7 है। तो हम राहुल की एज को हारून की एज से डिवाइड करके देखते हैं। 4 5 20 होता है, 4 7 50, तो 5:7 का रेशियो है। यस है, ये क्वेश्चन बोला था। चलो दोनों की एजेस में 4 4 years ऐड करके देखते हैं। ये राहुल की एज हो जाएगी 24 years और हारून की एज हो जाएगी 32 years। 28+4, क्या दोनों का सम 56 है? 4+2 6, 2+3 6, यस 56 है। तो इसका मतलब ये हमारी सिचुएशन वेरीफाइड है और आंसर भी क्या है? सही है। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, जो सिचुएशंस दी हैं उसमें पुट करके देखो तो आपको पता चल जाएगा वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट। सबसे अच्छी बात होती है इन क्वेश्चंस की ये कि यू डोंट नीड टू स्टे इन डाउट कि पता नहीं हमने सही किया या नहीं किया। यू जस्ट पुट द आंसर इन द गिवन सिचुएशन। अगर आंसर सही आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो यस योर आंसर इज करेक्ट। अगर आंसर नहीं वेरीफाई कर रहा है सिचुएशन को, तो फिर चेक योर कैलकुलेशंस और द इक्वेशंस। मैंने चेक कैसे किया? मैंने पहले सबसे पहले वाली कंडीशन में पुट करके देखा। देखो उन्होंने कहा था राहुल और हारून की एजेस का रेशियो 5:7 है। मींस जब हम राहुल की प्रेजेंट एज को हारून की प्रेजेंट एज से डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/7 आना चाहिए। तो देखते हैं राहुल की प्रेजेंट एज क्या है? 20 years है। हारून की प्रेजेंट एज क्या है? 28 years है। हमने वैल्यू पुट करी और इसको डिवाइड करके देखा। 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 5 20 होता है और 4 7 28 होता है। 5:7 आ रहा है और क्वेश्चन में भी यही बोला है 5:7 है। तो एक कंडीशन तो ये हमारी वेरीफाइड हो गई, है ना। दूसरी कंडीशन में उन्होंने 4 years लेटर की बात कही थी कि 4 years लेटर उनकी जो एजेस होगी। तो पहले हम राहुल की 4 years लेटर की एज देखते हैं। राहुल की प्रेजेंट एज है कितनी? 20। तो 4 years लेटर उसकी एज क्या हो जाएगी? 24। हारून की 4 years लेटर की एज क्या है? 28+4 दैट इज 32। तो उन्होंने बोला था कि 4 years लेटर की एजेस को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 56 आना चाहिए। तो हम चेक करके देखते हैं कि आंसर 56 आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
ठीक है। सो कंडीशंस में वैल्यूज पुट करके देखो, यू विल गेट योर वेरिफिकेशन। चलो तनिषा, वाई सो लेट बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए। 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. ओके तनिषा, देख लो पढ़ लो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर यू डोंट फील बेटर तो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग लेटर। तो यहाँ पर हम एक ही पर्सन की एज की बात हो रही है, रवि की एज की बात हो रही है। एक तो उसकी प्रेजेंट एज की बात हो रही है और एक बात हो रही है उसकी 15 साल बाद। फ्रॉम नाउ का मतलब है वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अब से 15 years के बाद में उसकी जो एज होगी वो उसकी प्रेजेंट टाइम की एज की 4 times होगी। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, सेंटेंस के लास्ट में प्रेजेंट एज लिखा है तो प्रेजेंट एज ही कंसीडर करनी है हमें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x years। नाउ अभी x years है तो 15 years फ्रॉम नाउ उसकी एज क्या होगी? रवि की एज 15 years फ्रॉम नाउ क्या होगी? बताइए आप लोग ही। अभी उसकी एज x years है तो 15 years बाद उसकी एज क्या होगी? नो बच्चे, हमें अभी क्वेश्चन की सिचुएशन नहीं लगानी है काव्यांश, हमें अपने हिसाब से देखना है। अगर हमारे हिसाब से उसकी एज अभी x है तो 15 years बाद उसकी एज क्या होगी? यस, 15 + x। तनिषा, आपकी एज जितनी भी है, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज 15 साल बाद कितनी होगी, तो आप अपनी एज में 15 साल ऐड करोगे ना, प्लस करोगे। तो उसी तरह से रवि की एज अगर अभी x है तो 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी? x + 15। रवि की एज हो जाएगी x + 15। प्रेजेंट एज x है, उसमें हमने 15 years और ऐड कर दिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट दे से, जो 15 years वाली एज है वो 4 times है किसकी? प्रेजेंट एज की। मीन्स रवीज एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज। जो 15 years एज वाली एज है उसकी, 15 years के बाद वाली एज, वो इक्वल है किसके? 4 times ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा कितना? 5। ठीक है। 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age। 15 साल बाद जो रवि की एज है वो होगी किसके इक्वल? 4 times ऑफ हिज प्रेजेंट एज। सिंपल सी इक्वेशन है। और इससे हमारे पास x की वैल्यू आई 5। मीन्स रवि की अभी प्रेजेंट एज क्या है? 5 years है। तो आप चेक करके देख सकते हो आप अगेन, इफ यू वांट टू चेक कि अभी उसकी एज 5 years है, 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी? 20 years हो जाएगी। तो क्या 5 का 4 times 20 होता है? बिल्कुल होता है, और यही उन्होंने बोला था कि 15 साल बाद वाली जो एज है वो प्रेजेंट एज की 4 times होगी। दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारी सिचुएशन करेक्ट बैठ रही है और आंसर है सही। वेरीफाइड, वेरीफाई करके आपको दिखाना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में वेरिफिकेशन नहीं पूछते हैं वो। ऑल्सो वेरीफाई योर आंसर। वेरिफिकेशन के क्वेश्चन किस में आते हैं? जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाती है, जिसमें आपने बहुत मिस्टेक करी हुई है काव्यांश। तो ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, कि कैसे करते हैं सॉल्व जब फ्रैक्शन में होती हैं वैल्यूज। देखो एक चीज याद रखना हमेशा, सपोज x + 2/3 लिखा है, ठीक है, तो आप जो न्यूमरेटर की वैल्यूज हैं उनको इधर उधर नहीं ले जा सकते। सपोज यहाँ पे लिखा है 3, तो आप ऐसा नहीं कर सकते x/3 = 3 - 2। नो, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 2 के साथ में ये 3 भी है, x के साथ भी ये 3 है, 2 के साथ भी ये 3 है। अगर ये 2 इधर जाएगा तो इसके साथ में ये 3 भी इधर जाएगा। ये दोनों के साथ कंबाइंड है, 3 दोनों का पार्ट है। तो हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको सेपरेट करना है तो सबसे पहले आप इनको स्प्लिट करोगे, x + 3 अलग लिखोगे, 2/3 अलग लिखोगे, देन यू कैन मूव देम आउट। तब आप इनको मूव कर सकते हो। अब ये सेपरेट है, अभी ये एक ही घर है, तो एक ही घर में से आप एक कमरा तो उठा के इधर उधर नहीं ले जा सकते ना। आप तब तक उस रूम को सेपरेट नहीं कर सकते जब तक कि
उसकी दीवार, उसके बीच में कुछ दीवार नहीं आ जाती, तो ये दीवार ये है, इनको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। फाइन। और शैल आई से कि एक ही घर है और उसकी ये दो कमरे हैं और एक ही घर में है और उसकी एक एग्जिट है, तो आप इन दो कमरों को सेपरेट नहीं कर सकते जब तक आपको दो एग्जिट ना मिल जाए। तो ये एग्जिट करने के लिए आपको इनको सेपरेट करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो सबका शेयर होती है, तो आप उसको सेपरेट न्यूमरेटर से नहीं कर सकते हो। कुछ भी लिखा होगा, जब तक न्यूमरेटर है तब तक, सॉरी डिनोमिनेटर है तब तक न्यूमरेटर में से वैल्यूज को आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। कई बच्चे करते हैं ऐसे, ये भी नहीं कर सकते। देखो सपोज करो लिखा है 2x+3/3, तो 3 से 3 कैंसिल। नो। क्यों? क्योंकि ये 3 इसका भी पार्ट है। 2x जो है वो भी 3 को शेयर कर रहा है, 3 भी 3 को शेयर कर रहा है, तो आप पूरा 3 इसको उठाकर नहीं दे सकते। अगर आपको कैंसिल करना है तो आप इसको पहले स्प्लिट करोगे इस तरह से, तब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। इसका शेयर इसके पास है, उसने अपने शेयर को खा लिया, बचा 1। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ये बोर्ड मास में सिखाई जाती हैं। आई एम नॉट श्योर आपको बताया गया है 6th या 7th क्लास में। 7th क्लास भी आपकी ऑनलाइन चली थी पूरी स्कूल में, या स्कूल गए थे मैथ्स की क्लास में, या आप किसी भी क्लास में? कोई भी गया था? स्कूल तो खुले ही नहीं थे, आई एम श्योर आपकी ऑनलाइन ही चली होंगी, तो ये रूल्स भी आपको शायद ना बताए गए हो। हम्म, कोई बात नहीं, अब हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेशंस, मैंने शायद पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ कि ये जो अलजेब्रा है इसका मेन जो मोटिव है वो है आपकी थिंकिंग एबिलिटी, मीन सिचुएशंस जो हैं उनसे मैथ्स को कनेक्ट करना, और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना। ये सबसे बेसिक और सबसे बड़ी चीज होगी, अचीवमेंट होगी आपकी, अगर आपने अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स को, सिली मिस्टेक्स को, साइन मिस्टेक्स को कंट्रोल में कर लिया। 10th में आने के बाद में 90% बच्चों के मार्क्स इसी वजह से कटते हैं क्योंकि उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं। आपने देखा होगा कई बच्चों के 99 मार्क्स आ जाते हैं, 95 मार्क्स आ जाते हैं, है ना? तो उनके 100 क्यों नहीं आ सकते? इसी वजह से नहीं आते क्योंकि उनके आंसर्स तो सही होते हैं, लेकिन व्हाट दे डिड, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी। मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट्स की नहीं। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मोस्टली तभी नहीं आते हैं, अगर आप 90 अबव ला रहे हो और आपके 100 नहीं आए हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत करते हो, आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत होती हैं, और उसी पर आपको कंट्रोल करना है। मैथ्स में ये बहुत मैटर करता है। आपको भी पता होगा कि आप भी बहुत करते हो कि प्लस की जगह माइनस लगा दिया, ये भूल गए वो भूल गए, गलत कैंसिल कर दिया, टेबल गलत आपने यूज कर ली, 5 4 कुछ और लिख दिया, 3 3 कुछ और लिख दिया। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है जब आप कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी एनसीईआरटी बुक है या नहीं है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, सॉरी क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स या 3 पर्सन्स हैं जिनके बारे में बात हो रही है, और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। जिनकी एनसीईआरटी बुक है उनका तो जरूर आता है, जिनकी एनसीईआरटी नहीं है उनके भी आ जाता है, यूजिंग सम अदर नेम्स। वो नाम कुछ और यूज कर लेते हैं, यहाँ पर नाम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, कंफ्यूज करने वाले, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। समझना मुश्किल है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी है। तो यहाँ पर 3 पर्सन्स की बात हो रही है, एक तो है बाइचुंग, एक उसके पापा और एक उसके ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर आप किसी की भी एज को एक्स कंसीडर कर सकते हो, बस आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है जो बाइचुंग के फादर हैं वो बाइचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स यंगर हैं। मीन्स बाईचुंग के ग्रैंडफादर बाईचुंग के पापा से कितने ईयर्स ओल्डर है? 26 ईयर ओल्डर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि इनकी कुछ एज होगी, इनकी भी कुछ एज होगी, और इनकी भी कुछ एज होगी, तो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि बाईचुंग के पापा की एज में अगर 26 ऐड कर दो तो हमें एज किसकी मिल जाएगी?
बाईचुंग के ग्रैंडफादर की। और साथ में बोला गया है जो बाईचुंग के पापा हैं वो बाईचुंग से कितने ज्यादा बड़े हैं। बाईचुंग की एज में अगर आप 29 ईयर्स ऐड कर दोगे तो आपको बाईचुंग के पापा की एज मिल जाएगी। यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन आप बनाओ। अर्चित आप खुद ही रिलेशन बनाओ, मेरी आवाज की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और देखो कि रिलेशन क्या है। पहले चलो बाईचुंग की एज देख लेते हैं। सपोज करो बाईचुंग की एज एक्स है। ठीक है, बाईचुंग की एज एक्स है और उन्होंने बोला है जो बाईचुंग के पापा हैं, बाईचुंग के फादर जो हैं वो बाईचुंग से कितने बड़े हैं। यहाँ पर देखो 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, तो पापा की एज क्या होगी। अगर बाईचुंग की एज एक्स है तो पापा की एज क्या होगी। उससे 29 ईयर्स बड़े हैं तो पापा की एज कितनी होगी। बताइए बताइए। बाईचुंग के पापा बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर हैं तो बाईचुंग के पापा की एज क्या होगी। एग्जैक्टली x+29 होगी। और साथ में ये भी लिखा है कि बाईचुंग के पापा ग्रैंडफादर से 26 ईयर ओल्डर हैं, यानी कि जो ग्रैंडफादर है वो बाईचुंग के पापा से भी 26 साल ज्यादा बड़े हैं। बाईचुंग के पापा की एज से 26 ईयर ओल्डर हैं, तो बाईचुंग के पापा अगर x+29 है तो बाईचुंग के ग्रैंडफादर कितने ईयर्स ओल्डर हो जाएंगे। बाईचुंग के फादर की एज में हम कितना और ऐड करेंगे, 26 और ऐड कर देंगे। बाईचुंग की एज में 29 ईयर्स ऐड करें तो उसके पापा की एज आ गई। उसके पापा की एज में 26 ईयर्स और ऐड करें तो उसके ग्रैंडफादर की एज आ गई। ठीक है, यस, क्लियर। मुश्किल था कुछ, बट क्वेश्चन तो देखने में बड़ा अजीब सा लगता है। अगर आपको ये नहीं पता चला कि एक्स किसे मानना है, आप एक्स किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है जो मैंने एक्स कंसीडर किया है आप भी वही करो। आप बाईचुंग के पापा को भी ले सकते हो। सपोज करो इसको एक्स लेते तो बाईचुंग की एज कितनी हो जाती है x-29, क्योंकि बाईचुंग के पापा उससे कितने बड़े हैं, 29 ईयर्स बड़े हैं, यानी कि बाईचुंग उनसे कितना छोटा है, 29 ईयर्स छोटा है। और बाईचुंग के ग्रैंडफादर कितने हो जाते फिर x+26 हो जाते। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अगर इसको एक्स माना है, इसके एक्स में हमने 26 ऐड किया तो हमें मिल गई पापा की एज। और पापा की एज में सॉरी 29 ऐड किया तो मिल गई पापा की एज। और पापा की एज में भी हमने 26 ऐड कर दिए तो हमें मिल गई किसकी एज, ग्रैंडफादर की एज। और क्वेश्चन में बोला इन तीनों की एजेस का सम जो है वो कितना है 135, तो बस इन तीनों को ऐड कर देंगे हम। और इक्वल्स टू में रख देंगे कितना, 135, जिससे हमें बाईचुंग की एज पता चल जाएगी। और फिर उसमें 29 ऐड कर देंगे तो फादर की एज, और उसमें फिर फादर की एज में 26 ऐड कर देंगे तो ग्रैंडफादर की एज। कंफ्यूजिंग है आई नो, लेकिन आपने सही जवाब दिए तो आई एम कंसिडरिंग कि आपको समझ आ गया, एक्सेप्ट काव्यांश। चलो मैं बताता हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछना। हमने पहले कंसीडर कर लिया, लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स ईयर्स। यहाँ प्रेजेंट एज, फ्यूचर और पास्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो हम प्रेजेंट एज ही कंसीडर करके चल रहे हैं कि बाईचुंग की प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। उसके बाद में फादर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, x+29। काव्यांश, एक्स तो 80 आ जाएगा तो बाईचुंग 80 ईयर्स का कैसे हो सकता है बच्चे। बाईचुंग 80 ईयर्स का हो जाएगा। आप एक्स को ऐड करना भूल गए। चलो देखो, बाईचुंग के पापा हो गए उससे 29 ईयर्स ओल्डर, मीन्स x+29। उसके ग्रैंडफादर हो गए x+29 + 26, मीन्स x+55। अब तीनों की एजेस का सम है, मीन्स x, बाईचुंग की एज प्लस उसके फादर की एज प्लस उसके ग्रैंडफादर की एज, तीनों का सम कितना है 135। सो x+x+x हो जाएगा 3x, और ये हो गया कितना 55 + 29 दैट इज 84। 84 को इधर लेकर गए हम तो कितना बचा 51, और 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 17। सो बाईचुंग की प्रेजेंट एज या बाईचुंग की एज कितनी है 17 ईयर्स है। और उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी 17 + 29 दैट इज 46 ईयर्स। और ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी, x+35 था, x+55 यानी कि, या फिर कह सकते हैं 46 में कितना ऐड करना है, 26 और ऐड करना है। फादर से कितने बड़े हैं वो
26 ईयर्स बड़े हैं, तो 46 प्लस 26 दैट इज 72। ये हो गई तीनों की एजेस। अब आप चेक करके देख सकते हो क्या तीनों की एजेस का सब 135 है या नहीं है। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आंसर चेक करो जो कि आएगा। 17 प्लस 46 प्लस 72 135 ही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी देख रहे होगे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो कंफ्यूज करने के लिए काफी है, उससे ही कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इज नॉट दैट मुश्किल, डिफिकल्ट, बट क्वेश्चन इटसेल्फ इज डिफिकल्ट। क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, किसको किससे बड़ा दे रखा है, किसको किससे छोटा दे रखा है, हम एक्स किसको कंसीडर करें। तो अगेन आप चाहो तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, फंडा अप्लाई कर सकते हो कि सेंटेंस के लास्ट में जिसका भी नाम है उसी को एक्स कंसीडर कर लो। यहाँ पे बाईचुंग का नाम है एक्स, उसको कंसीडर कर लेते हैं। आप चाहो तो दादाजी को एक्स कंसीडर कर लो, या पापा जो है बाईचुंग के उसको कंसीडर कर लो। डजेंट मैटर, बस रिलेशन ठीक से बनाना आना चाहिए। उसमें जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे आप एजेस को 29 ईयर्स एंड 26 ईयर्स, वो केयरफुली करना होगा। बाकी सब तो ठीक है। ठीक है, काव्यांश समझ आ गया कि आपका आंसर करेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तीनों की एजेस को नहीं ऐड करा। तीनों की एजेस को ऐड करना है बच्चे, ठीक है। हमें बायचुंग की एज भी लेनी है, बायचुंग के पापा की भी एज लेनी है, और बायचुंग के ग्रैंडफादर की भी एज लेनी है। तीनों को ऐड करना है, तब आंसर 135 आएगा। फाइन। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी आपको समझ आ गया होगा, स्टिल मे बी जब आप टेस्ट दोगे या फिर स्कूल में करोगे तो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन फिर से हो जाए। तो आई सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना। चलो तो गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम और उसके पापा के बारे में। देखो, हाफ हो, वन थर्ड हो, वन फोर्थ हो, ऐसे केसेस में थोड़ा सा दिमाग चलाना है। मैथ्स बहुत ओके तनिषा, गुड। मैथ्स बहुत ही ज्यादा मैं बता रहा था कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेज से सॉल्यूशंस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ आप वैसे ही करो। इक्वेशंस तो फॉर्म करनी है। अब इक्वेशंस में एक्स आप किसको कंसीडर करना चाह रहे हैं, किसको नहीं करना चाह रहे हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। क्वेश्चन की सिचुएशंस को ध्यान में रखना। और यहाँ पर भी ये ध्यान रखना है आपको कि जो कैलकुलेशंस हैं उनको इजीएस्ट कैसे बनाया जाए। मीन्स कॉम्प्लिकेटेड ना हो, हम ऐसी इक्वेशंस बनाएं जिसमें इजी वैल्यूज हो, जिनको सॉल्व करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है राम की जो एज है वो उसके पापा की हाफ है। अब बताओगे आपकी हम किसकी एज को क्या कंसीडर करेंगे? राम की एज उसके पापा की एज की हाफ है, तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं? किसकी एज को एक्स करें, किसकी एज को क्या करें, बताइए। राम की एज उसके फादर की एज की हाफ है, तो आप मुझे बताइए हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं, किस किस को क्या क्या कंसीडर करेंगे। इक्वेशन नहीं बतानी है मुझे, सिर्फ आप ये बताओ कि हम किसको एक्स कंसीडर करें और किसको क्या कंसीडर करें। इफ राम्स एज या राम इज हाफ द फादर्स एज नाउ, तो हम एक्स किसको कंसीडर करें? ओके कशिका, देन उस केस में बेटे की एज क्या हो जाएगी, राम की एज क्या हो जाएगी? अर्चित, मैंने सिर्फ पूछा है कि इस क्वेश्चन में हम किसकी एज को क्या कंसीडर करें, आप मुझे बताओगे। क्वेश्चन में राम इज हाफ हिज फादर्स एज नाउ, तो किसको क्या कंसीडर करें? किसकी एज को एक्स कंसीडर करोगे, किसकी एज को क्या कंसीडर करोगे, बताइए। ओके तनिषा।
Kavyansh, would you like to say your answer? नो, अभी ये मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट बच्चे जो हम कंसीडर करेंगे उसकी बात कर रहा हूँ। 10 years अगो वाली बात तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल स्टार्टिंग में हम किसको क्या कंसीडर करेंगे। सिचुएशन के बाद पास तो हम बाद में आते हैं, पहले हमें कंसीडर करना होता है कि हम राम की एज को इतना कंसीडर कर रहे हैं और फादर की एज को इतना कंसीडर कर रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। मैं उल्टा कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आप जो कर रहे हो वो भी सही है, बस उसमें अगर आपने जैसे किया है, सपोज करो आपने फादर की एज को एक्स कंसीडर कर लिया, तो राम की एज क्या हो जाएगी? x/2। फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, जिसको सॉल्व करने में मुझे फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं राम की एज को एक्स कंसीडर कर लूँ, तो फादर की एज क्या होगी? बताओ। इस क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला है राम की एज फादर की एज की हाफ है। तो अगर राम की एज एक्स है तो फादर की एज कितनी होगी? क्या आप बता सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी एज आपके फादर की एज की हाफ है और आपकी एज 12 years है, तो फादर की एज कितनी होगी? नहीं, मैंने राम की एज एक्स मानी बच्चे, फादर की एज एक्स नहीं मानी है। इस केस में अगर मैं राम की एज एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, यस काव्यांश, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? एक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2x। अगर आप अपनी फादर की एज के हाफ है तो आपके फादर आपकी एज के डबल होंगे ना। आप जैसे कर रहे हो वो भी कर सकते हो, हाफ से भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा ये इजी लगता है कि जब हाफ दिया हुआ है तो मैंने राम की एज को एक्स कंसीडर कर लिया और फादर की एज को 2x कंसीडर कर लिया। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? प्लीज टेल मी। इस सिचुएशन में भी तो देखो, राम की एज फादर की एज की हाफ ही है। 2x का हाफ कितना होता है? एक्स होता है। यस और नो, इज इट क्लियर? और नो, अगर नहीं है क्लियर तो आप हाफ से भी कर सकते हो अगेन। मैं उससे भी करके दिखा दूंगा। चलो फिलहाल मैंने राम की एज एक्स कंसीडर की और फादर की एज 2x कंसीडर की। अब क्वेश्चन में बोला है 10 years अगो। 10 years अगो में हम 10 years माइनस करते हैं काव्यांश। 10 में से माइनस नहीं करना है, 10 को माइनस करना है। एजेस में से हमेशा ईयर्स को माइनस करते हैं, ईयर्स में से एजेस को नहीं, ठीक है। सो राम की प्रेजेंट एज में से भी एक्स हमने 10 माइनस किया और फादर की एज में से भी हमने 10 माइनस किया। तो फिर उस हिसाब से क्वेश्चन में बोला गया है कि राम वॉज 1/3 हिज फादर एज देन, मीन्स 10 years अगो की जो राम की एज है वो फादर की एज की 1/3 है। राम वॉज 1/3 ऑफ फादर्स एज। ठीक है। अब इस इक्वेशन को भी आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आप 3 को इधर ले जा सकते हो, 1/3 की दोनों में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं पहले सिंपलर वे में करके दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन कैसे बनी है, समझ में आ गई या नहीं प्लीज बताओ, या मैं 1/2 से ही बताऊं? राम की 10 years पहले की एज क्या है? x-10 है। फादर की 10 years पहले की एज क्या है? 2x-10 है। क्वेश्चन में बोला है कि राम की 10 years पहले की एज वॉज 1/3 ऑफ, ऑफ का मतलब पता है मल्टीप्लाई होता है, ऑफ फादर्स एज। दैट्स हाउ हमने ये इक्वेशन फॉर्म की है। फाइन, इसको सॉल्व करते हैं, फिर आप एक साथ अपने डाउट्स पूछना। इसको सॉल्व करते हैं। हम 3 को इधर ले गए, ट्रांसपोज कर सकते हैं। देखो जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तब आप 3 को इधर उधर ले जा सकते हो। यहाँ पर 1/3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 को जब आप उधर ट्रांसपोज करोगे तो इधर डिवाइजर है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × x 3x हो गया, 3 × 10 30 हो गया। इधर क्या बचा? 1 से 2x की मल्टीप्लाई हुई तो 2x ही हुआ, 1 से 10 की मल्टीप्लाई हुई तो 10 ही रहेगा। फिर x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, जिससे हमारे पास आंसर आया 20। दैट मीन्स राम की प्रेजेंट एज कितनी है? 20 years है, और फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 40 years हो जाएगी। अब पूछो जो भी पूछना है आपको इसमें। और अगर आप चाहते हो मैं 1/2 से करके दिखाऊं तो वो भी करके दिखा देता हूँ। सपोज आपने फादर की एज, यस हमने मान लिया, लेट फादर्स एज
फादर की प्रेजेंट एज जो है बी एक्स ईयर्स, ठीक है। तो राम की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, दैट इज एक्स अपॉन टू या 1/2 इंटू एक्स, एक ही बात है, एक्स अपॉन टू हो गई। अब 10 years बिफोर या 10 years अगो, 10 years अगो फादर की एज कितनी होगी, x-10, और राम की एज कितनी होगी, x/2 - 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राम की जो एज है 10 years अगो की, वो 1/3 ऑफ फादर्स एज है। उस केस में ये इक्वेशन बनेगी x/2 - 10 1/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, x/2 तो एज इट इज रहेगा, अभी 10 भी ऐसे ही रहेगा, 1/3 की मल्टीप्लाई करते हैं x में तो ये हो जाएगा x/3, और 1/3 की मल्टीप्लाई 10 में होगी तो ये हो जाएगा 10/3। x वाले एक तरफ ले जाते हैं और बिना x वाले एक तरफ ले आते हैं, ये इधर प्लस का था इधर जाकर माइनस का हो गया, ये इधर माइनस का था इधर जाकर प्लस का हो गया। इन दोनों का एलसीएम 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x - 2x इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम 3 आएगा, ये हो जाएगा -10 + 30। 3x - 2x कितना होता है, x होता है, 1x/6। 30 - 10 कितना होगा, 20/3। 6 इधर डिवाइजर है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 20/3 मल्टीप्लाइड बाई 6। 3 से 6 को डिवाइड करा तो 2 आया, तो 22 क्या हो गया 40। इस बार x की वैल्यू 40 आई, क्यों आई, क्योंकि इस बार हमने फादर की एज को कंसीडर किया था, x हमने राम की एज को नहीं कंसीडर किया था। तो फादर की एज कितनी आ गई 40 years, और राम की एज कितनी है 40 की हाफ, यानी कि कितनी हो जाएगी 20 years। तो मेथड कोई भी अप्लाई करो, डजेंट मैटर, आप कैसे भी सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन आप बनाओ, किसी को भी एक्स कंसीडर करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपने सिचुएशन सही अप्लाई करी है तो आंसर तो सेम ही रहेगा। मैथ्स में कभी भी आंसर्स चेंज नहीं होते हैं मेथड चेंज करने से, ये बात याद रखना कि अच्छा सर ने उससे करा है तो इसलिए उनका सही हो गया, हमने इससे करा था तो हमारे इससे गलत हो गया, नो, ऐसा नहीं होता है। आप 1+2 लिखो, मैं 2+1 लिखूं, आंसर तो 3 ही आना है, डजेंट मैटर आप कैसे भी लिखो, फाइन। अगर ऑपरेशन वही कर रहे हो जो क्वेश्चन में बोला गया है तो आप इधर करो उधर करो, आपको याद होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसी तरह से मैथ्स होता है कि मैथ्स में आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, अगर मेथड सही अप्लाई किया है और सिचुएशन सही अप्लाई की है जो क्वेश्चन बोली है तो आंसर सेम ही आएगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि किसी में आपकी इक्वेशंस डिफरेंट तो बनेंगी, लेकिन जो सॉल्यूशन है आपका कैलकुलेशंस है वो किसी में मुश्किल हो जाएगी, किसी में इजी होगी, किसी में जो सॉल्यूशन है वो लेंदी हो जाएगा, किसी में आपका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्टर हो जाएगा, बस ये डिफरेंस पड़ता है। तो मुझे ये वाला सॉल्यूशन जो है x/2 वाला, आप भी देख रहे हो कि इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ा, ये वो करना पड़ा, इस केस में हमें ऐसा नहीं करना पड़ा, तो आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। द मेन थिंग इज कि आपको जो इक्वेशन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन दी है वो ढंग से समझ में आए और आप उससे इक्वेशन सही से बनाओ, दैट्स इट। जब तक ये काम नहीं करना आएगा तब तक ये इक्वेशन सॉल्व करना तो आपके लिए बहुत इजी है। इक्वेशंस अगर आपको पता चलेगी तो आप इजीली कर लोगे, अभी नहीं कर पा रहे हो लेकिन बाद में कर लोगे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इससे ये इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाए, और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो अपनी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स भी, उनसे इक्वेशंस फॉर्म कर करके देखो, पहले इक्वेशन फॉर्म करो, चेक करो, एग्जांपल्स करने स्टार्ट करो, एग्जांपल्स की इक्वेशन फॉर्म करो, और फिर चेक करो एग्जांपल के सॉल्यूशन से कि क्या आपने इक्वेशन सेम करी है, बनाई है या नहीं बनाई है। अगर सेम नहीं भी है तो आप सॉल्व करके देखो, हो सकता है आंसर सही आ रहा हो, उन्होंने किसी और तरीके से इक्वेशन बनाई हो और आपने किसी और तरीके से, तो चेक करो आंसर फाइनल, और देखो कि क्या आपकी इक्वेशन से भी आंसर वही आ रहा है जो उनकी इक्वेशन से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर इक्वेशन को आप अपनी वाली को दोबारा से चेक करो कि आपने शायद गलत बनाई हो या आपने कैलकुलेशन गलत करी हो, फाइन। तो ये काम करके देखोगे, आप बिल्कुल अपनी बुक के सारे क्वेश्चंस करोगे। अगर बुक के क्वेश्चंस नहीं करोगे तो उस केस में आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस क्वेश्चन में डाउट है। मैं तो क्वेश्चंस
सेग्रीगेट करके यहाँ स्लाइड्स पर कर ही दूंगा, उससे लेकिन आपका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको पता तभी चलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फाइन, तो आज बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट कर देना जिसने नहीं किया है, और कल साइंस की क्लास में हम छोटा सा, मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, पहले टॉपिक फिनिश करेंगे उसके बाद में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा रिलेटेड टू दैट चैप्टर, प्लास्टिक्स वाले से। तो प्लीज थोड़ा सा पढ़ लेना। एंड आई सेड कि मैंने, आई टोल्ड यू कि क्वेश्चंस उसके मैं पोस्ट करूंगा, तो वो मैं आज रात तक कर दूंगा। तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार देख लेना कि उसमें से आपको किस किस क्वेश्चन में डाउट है, तो आप उसे भी पूछ सकते हो कल की क्लास में। फाइन, तो आज के लिए बस इतना ही, जा सकते हैं आप लोग। ओके कशिका, गुड। बताना मुझे 2 मार्क्स कहाँ गए।